जॉब छोड़ के दिल्ली में तैयारी करने आना, तो स्टार्टिंग में जितनी सेविंग वगैरह थे वो लैप्स हो जा रही थी। फिर घर से पैसे मांगना, एक थोड़ा सा है ना कि आप 25-26 साल के हो गए हैं, तो वो भी एक बात दिमाग में रहती थी। मन में था IAS या फिर IPS बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब थ्रू आउट सर्विस जब रहने लगा, जब एकेडमी गया, एकेडमी में जो ट्रेनिंग पीरियड था वो बहुत ही शानदार था। मैं तो बोलूँगा कि सबसे बेस्ट ट्रेनिंग जो है वो हमारी होती है। और अगर आप कभी हमारे एकेडमी जाए FRI देहरादून, तो बहुत ही खूबसूरत, मतलब जन्नत है। हम अक्सर देखते हैं पहाड़ों के फुटेजेस वायरल होते हैं जब उसके मौसम वेदर होते हैं, तो कि लोग वहाँ पे जाते हैं, मस्ती करते हैं, फिर प्लास्टिक्स और कचरे छोड़ करके आ जाते हैं। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सफाई पे काम करते हैं, है ना। वो जैसे हमारे जंगल में आकर 2 दिन का उनका वर्कशॉप रहता है, वो पूरे कचरे को साफ वाफ करके लेके चले जाते हैं विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी सर्टिफिकेट, विदाउट एनीथिंग। फॉरेस्ट को हमें कंजर्व करना है। तो कंजर्वेशन और एक डेवलपमेंट का जो एक सस्टेनेबल तरीके से दोनों को सामंजस्य बनाने का जो एक चैलेंज है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास रहता है। अच्छा, एक देसी नुस्खा जो बताया जाता है, जैसे भालू जब दिखे तो मरने की एक्टिंग करें, क्या वो मैं बोलूँगा ऐसा बिल्कुल कुछ ना करें। छत्तीसगढ़ में जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा है, तो उसे प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए अपनी डिपार्टमेंट लगी हुई है। कोई ऐसा स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस है जिन बुक्स को पढ़ना चाहिए? इससे पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत हो गया, एक राजीव वहीद की किताब आती थी स्पेक्ट्रम, मॉडर्न इंडिया की। एक एडवाइस जो आप सारे एस्पिरेंट्स को देना चाहते हैं? यू शुड ऑलवेज हैव प्लान बी। प्लान ए अगर आपका UPSC करना है तो, लेकिन प्लान बी होना बहुत जरूरी। कुछ पर्पस लाइफ में ढूंढे। जैसे एक जापानीज वर्ड है, अभी कुछ दिन पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था, इकागाई। पर्पस आपके जीवन का होना चाहिए जो आपको खुशी दे, तो उस तरह का रहें और एक अच्छा ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन, एक अच्छा ह्यूमन बनने की कोशिश करें। देश के लिए कुछ सोचें, देश के लिए काम करें, क्योंकि जो अभी आप देखो जो हमारा पॉपुलेशन डिविडेंड है वो यंग पॉपुलेशन ही है और यही कंट्री को बनाएगा। अंग्रेजी में एक शब्द है सर्विस, जिसे सुन करके हमारे मन में अलग अलग मीनिंग्स आती है, लेकिन जब बात शासन और प्रशासन की हो तो उसका एक ही अर्थ हमारे मन में आता है, जो है सेवा। और जब बात भारतीय वन सेवा की हो तब तो बात ही कुछ और होती है। नमस्कार, मैं देवा साहू स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल ठिया छत्तीसगढ़ में। और आज हमारे बीच हैं श्री शशि कुमार जी, जो कि भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं, वर्तमान में वे DFO कवर्धा हैं। तो स्वागत करते हैं श्री शशि कुमार जी का। थैंक यू देवा। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। थोड़ा सा नर्वसनेस अब मेरे अंदर है। ठीक है, आप बताइए अपने बारे में कुछ। जैसा मैं बता रहा था कि मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और जो मेरी स्कूलिंग वगैरह है वो सैनिक स्कूल तलैया से हुई है, फिर ऐपा पब्लिक स्कूल और चिन्मय विद्यालय से हुई है जी। और उसके बाद मैं BIT मेसरा से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और IIM कैलकाटा से ड्रॉप आउट हूँ। और रैकेट बैंकीजर करके एक कंपनी है जिसमें मैं सर्विस ज्वाइन करने से UPSC की तैयारी से पहले वहाँ पे काम कर रहा था। सर आप ड्रॉप आउट हैं, क्या सक्सेस होने के लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें ड्रॉप आउट होना चाहिए? ये जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो इससे पहले दूसरे तीसरे ट्रिप में नहीं हुआ मेरा। मुझे लगा कि कुछ और जीवन में करना चाहिए, ये तो हो नहीं रहा है। तो फिर मैंने MBA की तरफ, PGDCA की तरफ रुख किया और उसमें IIM कैलकाटा से कॉल आ गया और कन्वर्ट भी हो गया था मेरा। तो मैं ज्वाइन भी कर लिया था। और फिर उसके बाद 1-1.5 महीना वहाँ पे रहा। फिर उसके बाद यहाँ प्रीलिम्स हो गया था तो उसे छोड़ दिया मैं। अच्छा, फिर वापस मतलब 1-2 महीने में आपने छोड़ दिया था? हाँ, 1-1.5 महीने में छोड़ दिया था। तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद कब अपना मन बनाया कि UPSC की तरफ जाना है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, उसके बाद मैं रैकेट बैंकीजर में काम कर रहा था और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। इट वाज अ वेरी गुड जॉब, अच्छी पेमेंट थी और काफ़ी ट्रैवलिंग वाला जॉब भी था। मतलब मैं ऑपरेशंस में था और गुड़गांव, जम्मू, सितारगंज, मैसूर, काफ़ी जगह में ट्रैवल करते रहता था, गुवाहाटी वगैरह ट्रैवल करते रहता था। तो 2013 की बात है, कुछ मेरे मित्र हैं, जैसे एक आंजनेय वार्ष्णेय हैं जो अभी आपको SP धमतरी अच्छा हैं, तो वो मेरे स्कूल के ही हैं, मेरे कॉलेज के हैं। ओके। तो वो तैयारी करना सबसे पहले हमारे ग्रुप में स्टार्ट किए थे। तो उसको देखा देखी काफ़ी लोगों ने, उन्होंने काफ़ी लोगों को प्रेरणा दिया कि तैयारी करना चाहिए। तो उसके बाद फिर आप UPSC का मन बना तो फिर इधर तैयारी के लिए आए। आपने कितने अटेम्प्ट पे क्लियर किया? ये मेरा 4th
4th अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट था जिसमें 3 इंटरव्यू हैं। अच्छा, 3 इंटरव्यू आप दिलाए थे? हाँ, नहीं तो होता ही है ना नॉर्मली, फर्स्ट टाइम पे प्रीलिम्स निकाले, सेकंड टाइम पे मेंस निकाले, थर्ड पे इंटरव्यू पे पहुंचे, बहुत सारे लोगों का ये भी हुआ है। नहीं तो मेरा क्या है कि या तो मैं प्रीलिम्स में फेल करता था या तो इंटरव्यू में करता था, मेंस में फेल नहीं करता था। ओके, मेंस मेरा निकल जाता था। तो आपने तैयारी घर से ही की या फिर दिल्ली वगैरह कहीं गए थे आप? दिल्ली में था, दिल्ली में रह के तैयारी किया हूँ। वहाँ पे एक संकल्प हॉस्टल है, ओके, वहाँ पे रह के तैयारी किया है काफ़ी देर, और अलग अलग कोचिंग भी ज्वाइन किया था मैं तैयारी करते के समय। ओके, तो वहाँ से जुड़े हो अगर कोई किस्सा अगर आपको याद हो? जैसे कि मैं बताया कि मैं रैकेट में पहले काम कर रहा था, काफ़ी ट्रैवलिंग वगैरह था। तो उसके बाद जब दिल्ली आया तो वहाँ पे संकल्प हॉस्टल है एक पटेल चेस्ट में, तो उसमें एक रूम में हम लोग 2 लोग रहते थे। पवन कुमार करके एक दोस्त है मेरा, अभी नाबार्ड में है, तो हम दोनों साथ में उस रूम में रहते थे। तो वो रूम ऐसा था कि अगर आप, बहुत छोटा सा रूम था पहले तो, अगर आप गेट और खिड़की बंद कर लिए तो आपको पता नहीं चलेगा कि दिन है या रात है। मतलब वो बहुत क्रैम्प्ड सा स्पेस था, इसमें हम लोग वहाँ पे रुक के तैयारी करते थे। कुछ मेरे मित्र हैं वो बैंगलोर से आए थे मिलने के लिए, तो बोले तैयारी तो ठीक है, ऐसे जगह रहना अपने आप में एक संघर्ष है। वो चीज़ें थी, अच्छा था, बढ़िया टाइम था वो। बट वो बोलते हैं ना कि जैसे रिसोर्स की कमी ही आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करती है करके। कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल रहता है। वहीं पे अगर 2 BHK फुल वो रहे, टीवी वही लगा रहे, बिल्कुल तो दिक्कत होती है, ये वाला भी बहुत लोग कहते हैं। बिल्कुल। और ये भी है कि जैसे जॉब छोड़ा था, तो जॉब 2 साल मैंने जॉब किया था, तो जॉब छोड़ के दिल्ली में तैयारी करने आना, तो स्टार्टिंग में जितनी सेविंग वगैरह थे वो लैप्स हो जा रही थी। फिर घर से पैसे मांगना एक थोड़ा सा है ना कि आप 25-26 साल के हो गए हैं, तो वो भी एक बात दिमाग में रहती थी। तो बहुत ही इकोनॉमिकल तरीके से हम लोग वहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं। अच्छा सर, जैसे अब क्या होता है ना, जब एक बार लड़का अपने कमाने लग जाता है, उसके बाद उसके अंदर एक वो नहीं होता है कि वो अपने घर से पैसे मांगे। बिल्कुल, एकदम मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। फिर कैसे आपने उस चीज़ को डील किया? मतलब मैं मांगता नहीं था, घर से मिल जाता था। तो ये चीज़ें थी। ठीक, एक बेसिक क्वेश्चन मेरा ये था, अभी भी बहुत सारे लोगों में डाउट होता है IFS अधिकारी को लेकर के, और इवन जब हम गूगल पे भी देखते हैं IFS लिखते हैं तो फिर पहले प्रेफरेंस पे वो IFS पे इंडियन फॉरेन सर्विसेज को दिखाता है, फिर उसके नीचे इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विसेज आता है। तो UPSC कैसे डिफ्रेंशिएट करता है इसको, और क्या इसकी परीक्षा अलग होती है नॉर्मल UPSC से? अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल पूछा, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे भी एक काफ़ी कन्फ्यूजन था। अच्छा, तो जैसे सबसे पहले मैं बताऊं कि इंडियन फॉरेन सर्विस जो है वो एक सेंट्रल सर्विस है। ओके, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो गई, IRTS हो गया, ये सारे सेंट्रल सर्विसेज हैं। सिमिलरली अब अगर आप देखें कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वो ऑल इंडिया सर्विस है। तो 3 ऑल इंडिया सर्विस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो जितने भी पत्राचार जो स्टेट में होते हैं, या MOEFCC जो अपनी मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, इसमें हम लोग IFS शब्द का इस्तेमाल जो करते हैं वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए होता है। और इन जनरल देखा गया है कि UPSC और DOPT अगर अपना कोई नोटिफिकेशन वगैरह निकालती है और उसे अगर फॉरेस्ट सर्विस को दिखाना होता है तो IFOS वो दिखाती है, और IFS में वो फॉरेन सर्विस को दिखाती है। अब इसके एग्ज़ाम में ऐसा है कि जो प्रीलिम्स होता है वो सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज की सेम होती है। सेम एग्ज़ाम 100 मार्क्स की क्वेश्चंस रहती है, और CSAT रहता है पेपर 1 और पेपर 2। और उसके बाद सिविल सर्विसेज में जैसे आप जानते हैं कि GS के 4 पेपर होते हैं, SA का पेपर होता है और एक ऑप्शनल होता है। लेकिन वही IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एग्ज़ाम में आपको 2 ऑप्शनल लेने होते हैं। और इसमें एक और है, वो ये है कि आप साइंस ग्रेजुएट होने चाहिए, मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड वाले इसको एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। अच्छा, हाँ, ये चीज़ें हैं। फिर तीसरा जो स्टेज दोनों में सेम रहता है कि इंटरव्यू होता है, तो दोनों के अलग अलग कट ऑफ निकलते हैं। फिर सिमिलरली UPSC में उनका इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल लिस्ट निकलती है। क्योंकि बेसिकली जब लोग UPSC की तरफ झुकते हैं, मतलब जब जाना चाहते हैं, तो उनको ये चीज़ें पता नहीं होती है, और जो सबसे पहली गलती वो करते हैं 12th के बाद में, उनको ये बोल दिया जाता है कि भाई आप कॉलेज में आर्ट्स ले लो और साथ में UPSC की तैयारी चालू कर लो। तो वो लोग यहाँ से फॉरेस्ट्री सर्विस से सीधा साइड हो जा रहे हैं। फिर हाँ, बिल्कुल। मतलब आप ग्रेजुएट हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं, तो आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन फॉरेस्ट के एग्ज़ाम देने के लिए आपको साइंस ग्रेजुएट होना ज़रूरी है।
ठीक है, ये बहुत अच्छी जानकारी है, बिल्कुल ध्यान रखें फॉरेस्ट सर्विस पे आने वाले। सर आपने कैसे ये चूज़ किया कि आपको फॉरेस्ट सर्विस पे जाना है? मतलब मैं चूज़ नहीं किया था। मैं एग्ज़ाम दे रहा था यूपीएससी की, तो सिविल सर्विसेज ही मेरी प्रायोरिटी में थी। तो जब भी प्रीलिम्स का रिजल्ट निकलता था, जैसे मैंने बताया कि प्रीलिम्स थोड़ा सा मेरे लिए डाइसी रहता था, और मैं आपको बताऊं कि फॉरेस्ट का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ रहता है वो हमेशा सिविल सर्विसेज से 10 से 15 नंबर ऊपर ही रहता है। तो लकीली एक बार मेरा फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स निकल गया। ओके। तो जब निकल गया तो फिर मैंने सोचा कि इसका मेंस भी थोड़ा अच्छे से पढ़ कर देते हैं, और फिर फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो जब मैं सर्विस ज्वाइन किया तो मैं थोड़ा फ्रैंकली बोलूँ तो बहुत हाफ हार्टेडली ज्वाइन किया था, लेकिन मन में था IAS या फिर IPS बनना है, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब थ्रू आउट सर्विस जब रहने लगा, जब एकेडमी गया, एकेडमी में जो ट्रेनिंग पीरियड था वो बहुत ही शानदार था। मैं तो बोलूँगा कि सबसे बेस्ट ट्रेनिंग जो है वो हमारी होती है। और अगर आप कभी हमारे एकेडमी जाए FRI देहरादून, तो बहुत ही खूबसूरत, मतलब वो जन्नत है। अच्छा। वैसी जगह में ट्रेनिंग होती है और काफ़ी चीज़ें आप सीखते हैं, काफ़ी लोगों से मिलते हैं। तो धीरे धीरे मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। मैं आपको मतलब ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था कि वो क्या चीज़ें थी जो आप अभी मिस कर रहे होंगे ट्रेनिंग को लेकर के? सबसे पहले तो जो बैचमेट थे वो जो अपनी एक मंडली थी उसको काफ़ी मैं मिस करता हूँ। वो जो एक कनेक्ट था, वहाँ पे जो दोस्ती बनी हमारी, मुझे लग रहा है कि जीवन भर रहेगी। वो था। एकेडमी का एक अलग माहौल होता है ना। आप चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, हर दिन कुछ नया सीखने को रहता है। हमारे ट्रेनिंग में टूर्स काफ़ी अहम रखते हैं। ओके। जब मैं था एकेडमी में तो उस समय 21-22 दिन का एक टूर हुआ करता था। अच्छा। तो जैसे बहुत सारे टूर होते थे, जैसे इंट्रोडक्टरी टूर में हम लोग उत्तराखंड वगैरह गए थे, फिर वेस्ट इंडिया टूर था, साउथ इंडिया टूर, ईस्ट इंडिया टूर, हिल टूर। तो उसमें आप भारत के लगभग सभी राज्यों में चले जाते हैं। तो सभी राज्यों में जाना, वहाँ का ज्योग्राफी, क्लाइमेट देखना, वहाँ की फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस देखना, उसके बारे में सीखना जानना, उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझना, काफ़ी एक इनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा। और मतलब मैं थोड़ा सा घूमने वाला व्यक्ति हूँ। आई लव ऑफ ट्रैवलिंग, मतलब मुझे ट्रैवलिंग काफ़ी अच्छा पसंद है। तो मुझे ट्रेनिंग में काफ़ी मज़ा आ रहा था। इट्स वाज ऑल अबाउट ट्रैवलिंग, लुकिंग एट न्यू थिंग्स, एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। दूसरों का ड्रीम हमारा जॉब था, बोलिए। कह सकते हैं। तो मतलब अब ट्रेनिंग के टाइम पे ही आपको सिखाया जाता है कि अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट को कैसे डील करना है, वहाँ के वन्य प्राणियों को कैसे वो करना है। अच्छा, इस पे मेरा क्वेश्चन था कि आज के जो युवा हैं बोलते तो बहुत कुछ है ग्रीनरी को लेकर के, बट समझते कुछ नहीं है। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे ग्रीनरी और इन सब चीज़ों को लेकर के, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर के? देखिए, बस मैं एक सीधी सी बात बोल रहा हूँ कि ये पृथ्वी सबका है ना। जितना इंसानों का है उतना ही वन्य प्राणी का है, उतना ही पेड़ पक्षी पंछी सबका है। बस एक वो संतुलन बना रहे, एक वो फाइन बैलेंस बना रहे, तो फिर ठीक रहता है। जैसे अगर जो यंग है, मैं बहुत लोगों को ऐसा जानता हूँ जो जैसे गर्मी के समय जब काफ़ी, जैसे कवर्धा में भी बहुत गर्मी पड़ती है, तो कुछ पीने का पानी वगैरह वो बाहर चिड़िया के लिए रख देते हैं, है ना। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को, डॉग लवर्स काफ़ी हैं, है ना। वाइल्ड लाइफ में भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अक्सर हर साल सफारी देखने, घूमने, फोटोग्राफी करने के लिए आते हैं, उससे जुड़े रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप नेचर से जुड़ेंगे उतना आपको आपके दिमाग में वो ठहराव, वो शांति का एहसास होगा। बट यहीं पे कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ सफारी का मज़ा लेने आते हैं, बट साथ में नेचर को गंदा करने और बिगाड़ने की कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। जैसे लाए प्लास्टिक्स को फैला दिए। हम अक्सर देखते हैं पहाड़ों के फुटेजेस वायरल होते हैं जब उसके मौसम वेदर होते हैं, तो कि लोग वहाँ पे जाते हैं, मस्ती करते हैं, फिर प्लास्टिक्स और कचरे छोड़ करके आ जाते हैं। इसको आप कैसे वो करोगे? मुझे एक राहगीर करके एक गायक है, उनका एक गाना याद आ रहा है जिसमें ये जो आप बता रहे हैं, इसमें वो ऐड करता है कि आदमी चाहता बहुत कुछ है और वो ऐसा करके आ जाता है। हर तरह के लोग होते हैं, है ना। एक इस तरह के हैं। मैं ऐसे बहुत सारे ग्रुप को जानता हूँ, NGOs हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि सफाई पे काम करते हैं, है ना। वो जैसे हमारे जंगल में आकर 2 दिन का उनका वर्कशॉप रहता है, वो पूरे कचरे को साफ वाफ करके लेके चले जाते हैं, विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी सर्टिफिकेट, विदाउट एनीथिंग। तो दोनों तरह के लोग होते हैं, है ना।
और आप अपने नेचर को, अपनी जगह को जितना स्वच्छ रखें उतना अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ आपके घर से स्टार्ट होता है। आप अपने घर को ज़्यादा स्वच्छ रखिए तो फिर बाहर भी आप स्वच्छता मेंटेन रखेंगे। अच्छा, प्रीवियस जॉब में वो क्या था या क्या नहीं था जो आपके पास इस जॉब में है? प्रीवियस जॉब में मेरे पास समय बहुत था चीज़ करने के लिए जो इस जॉब में नहीं है। अच्छा। थोड़ा सा प्री ऑक्युपाइड रहता हूँ। प्रीवियस जॉब में पब्लिक इंटरेक्शन मेरी काफ़ी कम थी और यहाँ पे डायरेक्ट पब्लिक इंटरेक्शन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ चीज़ें मैं सरलता से अगर कर देता हूँ या कुछ चीज़ें टाइम पे कर देता हूँ तो मुझे वो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरे इस काम से संबंधित को ये लाभ मिल गया, ये फ़ायदा हो गया उसके जीवन में, तो कुछ तो मैंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। तो डायरेक्ट पब्लिक जो रिलेशन है वो हमेशा इस सर्विस में काफ़ी ज़्यादा है, जो कि मेरे प्रीवियस प्राइवेट जॉब में नहीं था। क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस तो काफ़ी हैं, जैसे मैं आपको 2-3 बताऊं। एक सबसे पहला ऐसा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, इन जनरल बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ह्यूमन के डेवलपमेंट नीड बढ़ रहे हैं, है ना। लोगों को सड़क चाहिए, लोगों को पानी चाहिए और ये डेवलपमेंट नीड है और लाजमी सी बात है ये होना है। तो और फॉरेस्ट को हमें कंजर्व करना है। तो कंजर्वेशन और एक डेवलपमेंट का जो एक परस्पर द्वंद्व है या उनकी एक जो मैं बोलूँ कि एक सस्टेनेबल तरीके से दोनों को सामंजस्य बनाने का जो एक चैलेंज है, बहुत ही मैं फिलोसफिकल तरीके से बता रहा हूँ, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास रहता है। अब इसके अलग अलग आयाम हो सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि विकास और वन, हाँ, दोनों के बीच में अपने आप में एक द्वंद्व चल रहा है। हाँ। कि कौन बच सकता है दोनों में से और कौन बढ़ सकता है। हाँ। तो ये इसको द्वंद्व को अगर मैं थोड़ा सा अगर एक दूसरे शब्द में बोलूँ तो इस दोनों को साथ में लेके चलने की जो हमारी कोशिश है वो एक चैलेंज है और उसे अच्छे तरीके से हमें निभाना है कि दोनों चीज़ रहे, डेवलपमेंट विथ कंजर्वेशन, है ना। वो दोनों एक साथ कैसे हो, ये एक हमारे लिए एक चैलेंज है और इसको ठीक करने में हम लोग लगे हुए हैं। ठीक। दूसरा, छत्तीसगढ़ में ट्राइब्स बहुत हैं। बिल्कुल है। ठीक है। तो एक जो बहुत सारे जगह से मेरे को एक पढ़ने को मिलता है कि लोग शिकार पे निकलते हैं, तो उसको कैसे आप डील करते हैं? जैसे ट्राइब्स का मतलब मेन खाना उनका वही होता है, शिकार से आता है। पहले मतलब अब तो बहुत हद तक उनके पास भी जीवन यापन के बहुत सारे तरीके हैं, बट पहले तो वो शिकार पर ही निर्भर थे और एक परंपरा मतलब कि जो चल रही होती है, तो उसको आप कैसे डील करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं, जितना जंगल हमारा है उनसे कहीं ज़्यादा जंगल उनका है जी। जितना हम लोग जंगल के बारे में जानते हैं उनसे कहीं ज़्यादा ट्रेडिशनल नॉलेज, जो परंपरागत ज्ञान है, वो उनका है। जंगल पहले उनका है, बाद में हमारा है। तो और हमेशा से मैं बताना चाहूँगा कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है और जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी डिपेंडेंट है एक दूसरे से, है ना, हर चीज़ के लिए। जैसे हम लोग NTFP बोलते हैं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिसमें कि लकड़ी के अलावा जो कुछ भी जंगल से आता है, अगर मोटे तौर पे बोला जाए तो NTFP में आ जाता है। तो हमारे यहाँ जितने भी ट्राइबल हैं और नॉन ट्राइबल भी जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, वो NTFP से उनका जीवन यापन, रोजगार वगैरह चलता है। अब जैसे शिकार की बातें करें तो कुछ हमारे यहाँ WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसमें डिफरेंट शेड्यूल्स बने हुए हैं, जैसे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 करके शेड्यूल 6 तक हैं। तो कुछ जानवर, जैसे ऑब्वियस सी बात है, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सब हाईएस्ट प्रोटेक्शन कैटेगरी में आते हैं। तो उनके हंटिंग पे बैन है। उनके हंटिंग में जैसे हमारा सेक्शन 9 है, उसके तहत उसमें हंटिंग को डिफाइन किया गया है और उसमें फिर पनिशमेंट भी है, 7 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट एंड मोर। तो अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। प्रायः जो मैं देखा हूँ जब से मैं यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ, हंटिंग के केसेस बहुत ही कम हैं और जो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एनिमल के जो हंटिंग होते हैं वो जनरली एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम द्वारा होता है ना। वो एक संगठन रहती है जो इस तरह का काम करती है, वो कभी लोकल लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। आपका कभी इनकाउंटर हुआ किसी जानवर के साथ में सामने? बहुत बार, अनगिनत बार, बहुत बार हुआ है। कभी डर लगा है? लगा है, बिल्कुल लगा है। कब? जैसे मैं जब बाड़नवा पारा में था तो एक बार
ऐसे ही रात्रि गश्ती वगैरह हम लोग कर रहे थे, शाम का समय था और हम लोग अपनी गाड़ी से उतर के कुछ दूर गए हुए थे, तो सामने एक हम लोगों ने भालू को देखा था। अच्छा। सभी लोग साथ में थे, थोड़ा हल्ला उल्ला किए तो भालू थोड़ा सा उधर से निकल गया, लेकिन हाँ प्रत्यक्ष तरीके से मैं बताऊँ, मुझे वो भय का जो एहसास है वो बिल्कुल हुआ था। अच्छा, क्या आपके ट्रेनिंग के टाइम में ऐसा कुछ बचाव का तरीका बताया जाता है? काफ़ी सी चीज़ें हैं, बहुत ही मैं बताऊँ कि कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, है ना। जंगल में आप अगर शाम के समय या भोर के समय जो समय अगर आप जा रहे हैं जिस समय लाइट कम है, तो आप टॉर्च वगैरह लेके जाएं, या एक लाठी अपने पास रखें, ग्रुप में घूमने के लिए जाएं, तो सारी चीज़ें। और जब भी आपको जानवर को देखते हैं तो आप थोड़ा सा रुक जाएं, है ना, तो वो और एक सेफ डिस्टेंस बना के रखें, ज़्यादा हल्ला ना करें। तो इन जनरल बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो अटैक जनरली ह्यूमन को नहीं करते। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस जब तक उनको खुद थ्रेट फील ना हो। बिल्कुल 100%। अच्छा, एक देसी नुस्खा जो बताया जाता है, जैसे भालू जब दिखे तो मरने की एक्टिंग करे, क्या वो? मैं बोलूँगा ऐसा बिल्कुल कुछ ना करें। वो मतलब सबसे वायरल मतलब की जो स्टोरी होती है भालू आने पर क्या करे, वो है क्या, ऐसा है एक्चुअल में? नहीं, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता। आप एक सेफ डिस्टेंस बना के रखें और एक सेफ डिस्टेंस पे आप आ जाए तो संबंधित, अगर आपका नेटवर्क लग रहा है तो आप फॉरेस्ट ऑफिसर को, जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप बताएं, वहाँ से गाइड वगैरह आके आपको रेस्क्यू कर देंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को फॉरेस्ट ऑफिसर या फिर हेल्पलाइन नंबर नहीं पता है, क्या आप ऑन कैमरा एक बार उस नंबर को बता सकते हैं? हेल्पलाइन नंबर एग्जैक्ट तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैं आपको नंबर बता दूंगा। एक हेल्पलाइन नंबर हमारा सेंट्रलाइज बना हुआ है, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा, हर वन मंडल में, जैसे हमारे कवर्धा में भी हमारे आरओ हैं, हमारे एसडीओ हैं, सभी का नंबर जो है उनके ऑफिस के बाहर लगा हुआ रहता है, जिसपे वो कॉल कर लेते हैं। कुछ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, बहुत सारे हमारे पत्रकार बंधु मित्र हैं जो कि हमें सूचना कर देते हैं। और आजकल तो कम्युनिकेशन बहुत ही स्पीड हो रहा है। अच्छा, कम्युनिकेशन से मैं एक क्वेश्चन था कि जैसे आप फॉरेस्ट पे पोस्टिंग होती है, नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो घर पे कम्युनिकेशन या फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन, ये भी एक आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे सबसे मिल करके रहें। देखिए, जनरली जो भी अब पहले तो एक सबसे पहला इसमें ऐसा है कि जो मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क्स हैं वो काफ़ी पेनिट्रेट कर चुके हैं जंगल में, है ना। तो डीप इन द जंगल भी बहुत जगह आपको नेटवर्क आते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग वायरलेस के माध्यम से एक दूसरे से टीम कांटेक्ट में रहती है। ऐसा भी हमारे यहाँ भूरमदेव सेंचुरी में हम लोग अभी अपने वायरलेस को रिपेयर कर रहे हैं, इसको ठीक ठाक कर रहे हैं कि इसको हम लोग कर पाएँ। और अगर आपको अपने परिजन, आपके मित्रों से बात करना है तो थोड़ा जहाँ नेटवर्क एरिया है वहाँ आके बात कर सकते हैं, ऐसा है। ठीक, कभी ऐसा कुछ हुआ है कि यार बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, मिस हो गया नेटवर्क की वजह से, ऐसा कुछ? काफ़ी बार रहता है, काफ़ी बार ऐसा रहता है कि आप रात में गश्ती में गए हुए हैं या कहीं दौरे पे गए हुए हैं, तो अगर मुख्यालय से कुछ इन्फॉर्मेशन आना है या कुछ लोग फ़ोन ट्राई, मतलब कभी मैं बहुत बार देखा हूँ कि जब मैं नो नेटवर्क जोन में चला जाता हूँ और बाद में आता हूँ तो 10, 12, 15 मिस कॉल मुझे वो मैसेजेस में दिखते हैं। तो हाँ, ये रहता है। कभी इसका कुछ नुकसान हुआ है? हाँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे भेजनी थी, है ना, कुछ प्रपत्र की जानकारी बनाकर भेजनी थी, वो समय पे नहीं की, लेकिन ऐसा कोई नुकसान नहीं है। मैं तो इस पे एक स्टेप आगे बढ़कर बोलूँगा कि इट्स अ ब्लेस कि आप नेटवर्क जोन में नहीं हैं, तो वो भी एक आनंद अलग है। और नेचर अपने आप में एक अपना नेटवर्क है जो कि बहुत कुछ आपको प्रदान करता है। बिल्कुल 100%। आपको पसंद है नेचर के बीच में रहना? पसंद नहीं, बहुत पसंद है, मतलब आई एम रियली लविंग इट। आपकी कुछ हॉबियाँ भी हैं, मतलब हॉबीज़ भी हैं आपकी कुछ, क्या है वो? हॉबीज़ में 2 है, एक फोटोग्राफी है और दूसरी ट्रैवलिंग है। मतलब यही 2 चीज़ है। तो अब फोटोग्राफी किस टाइप की? फोटोग्राफी बिफोर ज्वाइनिंग दिस सर्विस मैं नेचर लैंडस्केप फोटोग्राफी करता था, मतलब बहुत ही एमेच्योर फोटोग्राफर था। कॉलेज से जब निकला था तो निकॉन D5100 एक DX कैमरा था, वो लिया था और एक किट लेंस थी मेरे पास, तो उससे अपना बढ़िया फोटोग्राफी वगैरह करते रहता था। जहाँ गया कुछ भी फोटोग्राफ करता था, मज़ा आता था। खासकर मुझे कंपोजिशन वगैरह करने में थोड़ा अच्छा लगता है। फिर जब सर्विसेज में आया तो मौका मिला वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी देखने का, सीखने का, तो उसमें भी बर्ड फोटोग्राफी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं बर्ड्स के फ़ोटो वगैरह लेते रहता हूँ और मुझे काफ़ी आनंद आता है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ऐसा कोई मोमेंट जब आपको
अपनी स्किल से अपनी फ़ोटो को देख करके लगा हो यार ये बहुत अच्छा हुआ है, कोई फ़ोटो अगर आप? अभी मैं आपको बताऊं, जैसे इंडियन रोलर है ना, बहुत ही खूबसूरत पक्षी है, और जब वो ब्रीडिंग सीजन में रहता है तो उसके पंख बहुत ही इंडिगो डीप ब्लू, एकदम डीप ब्लू कलर में रहते हैं। तो मैंने एक बोलते हैं हम लोग इसे बर्ड इन फ्लाइट, BIF, बर्ड इन फ्लाइट, एक फ़ोटो उसका लिया था। इसमें उसके पूरे पंख नीचे हैं और वो फ्लाई कर रहा है, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा कि एक वैसा फ़ोटो मैंने कैप्चर किया। आपका फैमिली सपोर्ट कैसा था जब आप जॉब छोड़ करके सिविल सर्विसेज की ओर जाना चाह रहे थे तब? मैं बोलूँगा फैमिली सपोर्ट बहुत ही अच्छा था, है ना। खासकर मेरे पापा और माँ, पेरेंट्स, मेरे भाई और जितने भी रिलेटिव हैं, काफ़ी अच्छी सपोर्ट थी। मतलब वो कभी क्वेश्चन नहीं किए कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और हमेशा सपोर्ट उनका हमेशा से रहा। कभी ये नहीं बोले कि यार अच्छा खासा तो जॉब चल रहा है, क्यों इधर उधर जाना? नहीं, ऐसा नहीं था। मतलब मैं बताऊँ, मतलब हर फैमिली में अलग अलग रहता है। मेरे फैमिली में ऐसा था कि जो तुम्हें करना है तुम करो, है ना। मतलब मैं बोला करता था कि जॉब कर रहा था, अब पता नहीं, अब कुछ नहीं है, अब क्या करूँगा, कैसे करूँगा। काफ़ी बार डिप्रेस होता था, पापा से बात करता था तो बोलते थे यार करो, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। काफ़ी एकदम यूनिलैटरल सपोर्ट था। तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कहीं ना कहीं मोटिवेशन बनता था वो। बिल्कुल बिल्कुल। वर्क लाइफ, जैसे कि आप ऑलरेडी फॉरेस्ट सर्विस पे हैं, तो यहाँ पे आप भले कि मतलब कि पहले से आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं, प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं। आप कैसे मैनेज करते हैं वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को? वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस तभी हो सकता है जब आप अपने वर्क को एंजॉय करने लगें, जब आपको आपके काम करने में मज़ा आ जाए, है ना। जब वो काम आपको काम जैसा ना लगे तो फिर आनंद आने लगता है ना। मतलब मैं बहुत बार देखता हूँ कि जैसे अगर मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस के बाहर भी अगर घर पे आया तो मैं कुछ ना कुछ फॉरेस्ट्री रिलेटेड या वाइल्ड लाइफ रिलेटेड कुछ सर्च करते रहता हूँ या उसका कुछ नोट्स बनाते रहता हूँ। तो बहुतों को लगता है कि काम है, मुझे तो एज ए पैशन, हॉबी लगता है। तो अगर आप अपने काम को एंजॉय अगर कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था इस पर कि छत्तीसगढ़ में बायोडाइवर्सिटी को इन्हेंस करने के लिए, और आपके जॉब के अंदर एक चीज़ और आता है, जैसे वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे स्कीम्स चलाए जाते हैं, तो वो भी आपके उस पे आता है, मतलब कि फील्ड स्कोप पे आता है। तो कैसे उसको मैनेज करते हैं आप, और क्या आइडियाज़ हैं उसके लिए फ्यूचर पे? सबसे पहले मैं वाटर कंजर्वेशन पे बता दूं, हमारे यहाँ नरवा के काफ़ी काम हुए हैं। नरवा के काम में क्या होता है कि आप छोटे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और रिज टू वैली हम लोग उसमें वाटर के जो स्ट्रीम्स हैं उसको ट्रीट करते हैं। जैसे एकदम शुद्ध लेमन लैंग्वेज में बताऊं कि अगर कोई एक नाला बह रहा है तो पहाड़ से नाला निकला, 2-4 नाले जुड़े तो बड़े नाले बने, वो बड़े नाले 3-4 बड़े नाले से जुड़े तो फिर एक नदी का रूप लेते हैं। तो जो फर्स्ट स्ट्रीम, सेकंड स्ट्रीम, थर्ड स्ट्रीम जो ये वाटर फ्लो है, इस पे हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जैसे LBCD है, लूज बोल्डर चेक डैम है ना, बोल्डर चेक डैम है। फिर उसके बाद गिवियन स्ट्रक्चर्स हैं, 30-40 मॉडल है, MPT है, PT है। इस तरह से काफ़ी स्ट्रक्चर्स हम लोग अलग अलग जगह बनाते रहते हैं। इससे क्या रहता है कि जो सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो थोड़ी बढ़ती है। गर्मी के समय जंगलों में पानी दिखता है, वाटर टेबल बढ़ता है। तो एक तरीके से आप बोला जाए एक जंगल को रिजुवनेट करने का ये एक तरीका है जिसको हम लोग सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन SMC वर्क कहते हैं। तो ये तो वाटर कंजर्वेशन पे हो गया। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो जैसे मेरे ज़िले में कवर्धा में भोरमदेव सेंचुरी हमारे पास है जो कि कान्हा से लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखो तो 200 से ज़्यादा पक्षियाँ यहाँ पे रिकॉर्डेड हैं, 130+ बटरफ्लाई यहाँ पे रिकॉर्डेड है। तो उसमें भी एक बटरफ्लाई है ऑरेंज ओक लीफ, जिसको हम लोग अभी काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले जो बर्ड सर्वे वगैरह हुआ था तो उसमें इसे नेशनल बटरफ्लाई वगैरह बनाने के लिए भी काम किया गया था। तो वो आप एक ऐसा बटरफ्लाई है कि उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो एक सूखा हुआ पत्ते जैसा है। हाँ। और जब वो अपने पंख को खोलता है तो अंदर बढ़िया ब्लू और ऑरेंज कलर का बहुत ही वाइब्रेंट कलर का दिखता है। तो छत्तीसगढ़ में जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा है।
तो उसे प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए अपनी डिपार्टमेंट लगी हुई है और इस पे हम लोग कार्यरत हैं। जो लोकल्स होते हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए वन विभाग क्या नवाचार कर रही है? हमारे यहाँ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी JFMC होती है, इसके माध्यम से हम लोग ये काम करते आए हैं। हर डिवीज़न कुछ कुछ काम इस पे करते आया है। कुछ नए नवाचार जो यहाँ पे कवर्धा वन मंडल में हम लोगों द्वारा किया जा रहा है, जैसे कि खासकर लोहारा, खारा और रेंगाखार, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वन भूमि बहुत ही ज़्यादा है और लोग फॉरेस्ट पे काफ़ी डिपेंडेंट हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ गाँवों को ट्रेन कर रहे हैं डिफरेंट स्किल्स पे। जैसे कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे जिनको 2 व्हीलर्स को खोलना लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे सभी महिलाओं को स्विंग मशीन, सिनाई बुनाई की ट्रेनिंग दी जा रही है। सिमिलरली हमारे यहाँ और भी, जैसे अभी बोडला में एक हनी प्रोसेसिंग यूनिट है, तो हनी कलेक्शन, उसकी प्रोसेसिंग करना, उसकी लेवलिंग, पैकेजिंग करना, इसमें सभी में लोकल लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो वो भी एक आय का जरिया है। फिर इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया कि NTFP का कलेक्शन है ना, जिसमें तेंदुपत्ता वगैरह जो होते हैं। तेंदुपत्ता NTFP के अलावा है। अच्छा। तेंदुपत्ता अपने आप में तो एक मेजर चंक है जिसमें हम लोग डायरेक्ट लोगों को रीच करते हैं। जैसे इस सीजन अगर बताया जाए तो अराउंड 20 करोड़ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं डायरेक्ट खाते में कवर्धा से। अच्छा। तो एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम लोगों के लिए है। इस पे क्या क्या आता है NTFP पे? NTFP में आपके आगे जैसे चार, चिरौंजी, हर्रा, बहरा, शहद, मतलब जो भी ऐसे प्रोडक्ट फॉरेस्ट के जो कि लकड़ी के अलावा जिसका आप संग्रहण कर सकते हैं, उसको प्रोसेस करके बेच सकते हैं, वो सारे NTFP। क्या आप एक एस्टिमेटेड नंबर बता पाएंगे कितने ट्राइब्स को 20 करोड़ का राशि गया है ऐसा? एग्जैक्ट नंबर एस्टिमेटेड अराउंड। काफ़ी परिवार हैं, मतलब हमारे यहाँ जैसे 263 फड़ मुंशी हैं। हर फड़ में बहुत सारे लोग एडेड हैं। तो जो भी इसमें एक ऐसा रहता है कि तेंदुपत्ता संग्राहक रहते हैं और एक मुखिया रहता है, उनका कार्ड बनता है। और अभी जो प्रेजेंट शासन है उनके द्वारा ये बताया गया है कि हर मानक बोरा, एक मानक बोरा में 1000 गड्डियाँ होती हैं, हर मानक बोरा पे 5500 रुपये मिलेगा, क्योंकि काफ़ी एक अच्छा रकम है। जो कुछ मतलब अब ट्राइब्स के लिए कहीं ना कहीं जीवन यापन के लिए उनको जरूरी नहीं है पलायन करना। बिल्कुल, इसके लिए डिपार्टमेंट एकदम कार्यरत है और इसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। दूसरा ये पूछ रहा था मैं, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के साथ साथ क्या लोकल्स को भी टूरिज़्म से जोड़ रहे हैं आप? इस पे हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे काम कर रहे हैं। मैं आपको 5-6 काम बता सकता हूँ कि जो टूरिज़्म पे यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहला इसमें है होम स्टे का। होम स्टे क्या है कि एक नया कंसेप्ट अभी आया है जिसमें कि लोग होटल में ना जाकर संबंधित ट्राइब या संबंधित लोकल जनता के घर पे रुककर उनके कल्चर को देखना, समझना एक नया फैशन में आया हुआ है और लोग कर भी रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी कुछ जगह को आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें हम लोग होम स्टे डेवलप करना चाह रहे हैं, जिसमें कि लोग आके उनके घर पे रुकें, उनका लोकल फूड व्यंजन को वो एंजॉय करें और उस तरह से उनको जो पेमेंट है उनको दिया जाए। सेकंड, जो हमारा भोरम देव सेंचुरी है, इसमें सफारी स्टार्ट करने की भी हम लोगों की प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं। कि एक सफारी क्रॉस करें, स्टार्ट करें। यहाँ पे एक सकरी नदी है और एक रूट ऐसा है जिसमें कि आप उस सकरी नदी को कम से कम 15 से 20 बार क्रॉस करेंगे। अच्छा। तो उस नदी को क्रॉस करना, आप सफारी में बैठे हुए हैं और दोनों तरफ वो स्प्लैश ऑफ वाटर देखना एक अलग अनुभव है। तो ये दूसरा हुआ। तीसरा, एक पूनम अवलोकन, जैसा मैं बता रहा था, एक पूनम अवलोकन का भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। पूनम अवलोकन क्या है? ये हम लोग फॉरेस्ट्री पर्पस से और हमारे प्रोटेक्शन पर्पस से देखें तो एक रात्रि गश्ती है जिसमें चांदनी रात को, हर फुल मून को सारे फॉरेस्ट के अधिकारी, सबसे हमारा फ्रंटलाइन स्टाफ से लेकर ऑफिस के जो भी हायर रैंक ऑफिसर्स हैं, सभी लोग एक साथ गश्ती करते हैं। तो ये भी हम लोग अभी 3-4 फेज़ हमारा हो गया है। कुछ दिनों के बाद ये पब्लिक के लिए, वॉलंटियर्स के लिए हम लोग कुछ लाइक माइंडेड के लिए खोलेंगे, रजिस्ट्रेशंस वगैरह करवाएंगे और इसमें फिर लोगों को रोप इन करके एक वो फील ऑफ द जंगल है ना, वो चांदनी रात में कैसा होता है, वो एक करवाएंगे।
मतलब ये तो अपने आप में एक बड़ा अनुभव रहेगा कि एक तो चांदनी रात और उसके बाद से जंगल और बीच में फिर नदियाँ। वो पूरा फुल पैकेज है ये। तो ये 3, इसके अलावा और 2 मैं बता दूं। एक अभी हम लोगों ने एक बर्ड सर्वे यहाँ पे करवाया था जिसमें बहुत सारे राज्यों से लोग आए थे और एक अच्छा सर्वे यहाँ पे अभी हम लोगों ने करवाया था। सिमिलरली एक बटरफ्लाई कैंप हम लोग यहाँ पे अगस्त सितंबर के महीने में करवाने वाले हैं, जिसमें कि जो रिसर्चर हैं या जो तितली प्रेमी हैं वो आके यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं और तितली के बारे में जानना समझना, कितने वैरायटी की तितली हैं उनका फ़ोटोग्राफ करना, डॉक्यूमेंट करना, इन सब चीज़ों में लगा रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉरेस्ट और टूरिज़्म एक बैलेंस तरीके से अगर जुड़ जाए और लोकल को जो भी पॉपुलेशन, जो लोकल जनता है उनको इससे आमदनी हो, तो वो हमेशा फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए लगे रहेंगे। अच्छा, आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी। एक क्वेश्चन मेरा ये था, अगर हम बोले कि कवर्धा अगला उभरता हुआ तो टूरिज़्म हब होगा छत्तीसगढ़ का, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा। ये बहुत सारे यहाँ पे टूरिज़्म के पोटेंशियल हैं। बाबा भोरम देव की नगरी है, इतनी प्राचीन मंदिर है, सबसे बड़ा अट्रैक्शन तो सबसे वही है। अभी सावन का महीना आने वाला है, यहाँ से लोग अमरकंटक जाते हैं, नर्मदा नदी से जल चढ़ाकर बाबा पे जल विसर्जन करते हैं। तो एक रिलीजियस एंगल भी है। हमारा भोरम देव सेंचुरी भी बाबा भोरम देव के नाम पे है। तो और बहुत सारे ऐसे झरना हैं यहाँ पे। पंडरिया में हमारे यहाँ केव्स हैं जिसमें आप जाके देख सकते हैं चीज़ों को, एक अलग अनुभव है। एक मैं आपको और बता दूँ, पंडरिया में एक दीवान पटपर करके एक जगह है जहाँ वो मैग्नेटिक हिल वाला फीलिंग आप ले सकते हैं। अच्छा, जैसे आप लद्दाख जाते हैं तो उसमें है कि अपहिल आप अपने गाड़ी को रखें और गाड़ी बंद कर दें तो भी ऊपर जाती है। सिमिलरली सेम मैग्नेटिक हिल वाला आप अनुभव हमारे यहाँ भी कर सकते हैं पंडरिया में दीवान पटपर करके जगह है। तो काफ़ी पोटेंशियल है, ह्यूज पोटेंशियल है। इसके अलावा जैसे छत्तीसगढ़ से काफ़ी लोग कान्हा जाते हैं, तो कान्हा जाने का रूट कवर्धा ही है। चिल्फी घाटी है जो अपने आप में बहुत मनोरम है। चिल्फी घाटी अगर आप विंटर्स में देखें तो बहुत सारे हिल स्टेशन फेल हैं। तो ह्यूज पोटेंशियल। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है। बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे हैं जिनको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत पोटेंशियल है चीज़ों को लेकर के। 100%। अच्छा, कवर्धा को लेकर के एक चीज़ और अच्छी है कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है कवर्धा की। मतलब आप चाहे रोड कनेक्टिविटी बोल लें, रोड भी बहुत अच्छा है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो पोटेंशियल तो है। और इसके अलावा आप और कौन सी इनिशिएटिव कर रहे हैं जो कवर्धा को टूरिज़्म हब बनाने पे एक अपना एक अलग यूनिकनेस देगा? नेचर बेस्ड टूरिज़्म हमारा यहाँ पे रहेगा, है ना, कि आप आएँ, हमारे जो ये सेंचुरी एरिया है इसको आप एक्सप्लोर करें। जैसे अभी हम लोगों ने कुछ इंटर्न बुलाए थे गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से, वो हमारे यहाँ रुके हफ्ता भर 10 दिन वो रुक के अपना उनको हर कोई एक सब्जेक्ट दे दिया गया था, उसके बारे में वो उसको अध्ययन किए और इन जनरल फॉरेस्ट के बारे में देख के जाके किए। तो खासकर जो भोरम देव है, मैं जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो भी रिसर्चर हैं जो आके यहाँ पे कुछ रिसर्च करना चाह रहे हैं, कुछ देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, फिर ऐसे लोग जो कि जंगल के साथ रहना चाह रहे हैं, फील ऑफ द फॉरेस्ट लेना चाह रहे हैं, तो वैसे लोग को मैं इनवाइट करता हूँ कि हमारे यहाँ आएँ, रुकें, देखें, चीज़ों को जानें, अपना सजेशंस दें, फीडबैक्स। बिल्कुल। तो क्या अगर कोई इंटर्न्स के लिए अप्लाई करना चाहे इस वीडियो को देख करके, तो क्या उसकी प्रोसेसिंग होगी? बहुत सिंपल है। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, इंस्टाग्राम पे हम लोग हैं, ट्विटर पे हैं हम लोग, फेसबुक पे हैं, तो उसमें आप हमें डीएम कर सकते हैं। और उसके अलावा अभी हम लोग एक इन द मंथ ऑफ अगस्त वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं, भोरमदेव sanctuary.com करके हम लोग वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें भी आप रीच कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में, हमारे किसी भी सब डिवीज़न या रेंज के ऑफिस में। क्या उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? मतलब ऐसी सच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अगर बहुत सारे आवेदन आएंगे तो उसमें हम लोग कुछ शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, जिसमें कि हम लोग, जाहिर सी बात है, अगर फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं तो उनको हम लोग प्रेफरेंस देते हैं, है ना। इसमें किसी भी प्रकार का शासन द्वारा या विभाग द्वारा पेमेंट नहीं किया जाएगा। ये एक ऑनरी बेसिस पे है कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, और अगर कुछ आप इनपुट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ऐसी कोई घटना इस जॉब में आने के बाद जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो?
एक एग्जांपल मैं इस पे देता हूँ। एक बार ऐसे ही मतलब मैं दौरे पे था, तो बहुत ही अंदर इंटीरियर किसी गांव में चला गया, और गांव में गया, वहाँ पे लोगों से मिल रहा था, बातें कर रहा था। तो एक बहुत ही बुजुर्ग सयान मेरे पास आए और मेरे को उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया। उन्होंने दिया, बोले कि साहब ये काम नहीं हो पा रहा है मेरा, मैं बहुत दिन से ऑफिस का चक्कर काट रहा हूँ। और वो बड़ा डांटते हुए, मतलब वो मुझे वैसा हड़काना जो बोलते हैं। उस तरह से। तो मैंने उनका एप्लीकेशन लिया, छोटा सा काम था, और 3-4 दिन में मैंने वो काम उनका करवा दिया। और मैंने उनका नंबर भी लिया था, फिर उनको फ़ोन करके मैं सूचित भी किया कि आपका ये काम हो गया है। तो फिर कुछ 2-4 दिन के बाद वो मेरे ऑफिस आए। ऑफिस आके उन्होंने बड़ा धन्यवाद दिया कि साहब आपके आने से ये काम हो गया। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे वो, कि मतलब उनके चेहरे की जो खुशी थी कि ये काम हो गया, दैट वाज अ इमेंस सेटिस्फैक्शन, जो कि और किसी चीज़ से नहीं मिल सकता है। ये वो सेवा था जो हमारी सर्विस पे जुड़ा होता है, बोलिए। हाँ, मतलब इसमें आपको आनंद काफ़ी आता है ना, कि आप जब लोगों के कुछ मदद कर पाते हैं, उनके जीवन में आपके किसी भी कारण से अगर उनके जीवन थोड़ा सा भी सुधर जाता है, तो बड़ा आनंद आता है। अच्छा, सर्विस सेक्टर से जुड़े होने का एक और नज़रिया होता है, मतलब एक और आयाम होता है कि लोग आते हैं, आपसे पहले कोई रहे होंगे या किसी भी वजह से उनका काम रुका रहा होगा, बट वो आते हैं और पहले चिल्लाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस में होता है, और बहुत बार तो हमें पता भी नहीं होता वो क्यों चिल्ला रहे हैं हम पर, उनकी परेशानी क्या है। तो क्या कभी कोई झुंझलाहट वगैरह हुई है आपको इन सब चीज़ों से? ऐसी परिस्थितियाँ अक्सर तो नहीं, लेकिन कभी कभार आती है। मेरा इसमें बड़ा सीधा सा रहता है, आप शांति से बैठकर बात कर लें, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि 99 नहीं 100% जो सॉल्यूशन है वो बातचीत से निकल जाती है। तो कहीं भी आप बैठक करके बातचीत कर लें, जैसे हमारी जेएफएमसी की समिति है, मैं बताया कि बहुत बार ऐसा होता है समिति आपस में बैठती है और निर्णय ले लेती है। हमारे ऑफिस में अगर कोई लोग आते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है, मैं बैठाता हूँ, बातचीत करता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ वो स्पष्ट बताता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ वो स्पष्ट बता देना है, क्या धाराएं कहती हैं, क्या नियम कहता है, ये बता देना है, और कुछ एक तरीका निकाल लेना है जिससे कि काम अपना हो जाए या नहीं हो जाए, वो क्लियर कट। मेरे को लगता है कि क्लियर कम्युनिकेशन से 99% चीज़ें 100% चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। एक मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आपको कभी किसी चीज़ का पछतावा हुआ है? किसी चीज़ का पछतावा नहीं, ऐसा कोई पछतावा तो नहीं है। ऐसा होता तो ऐसा करता है, या फिर कुछ और बेटर हो सकता था, कुछ और कर सकता था। मतलब हाँ, ये चीज़ें तो रहती हैं कि हाँ अगर ये किया होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन रिग्रेट किसी चीज़ का नहीं है, किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं है। रीज़न? मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा आपके पास स्कोप रहता है चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। अगर मान लीजिए आप ये नहीं कर पाए तो आप कुछ और कर रहे होते हैं, है ना। तो हमेशा जीवन में एक आगे बढ़ने का स्कोप हमेशा रहता है। तो और रिग्रेट करके आप कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण से। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हमारे अब यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ही है खास करके, कि क्या मोटिवेशन उनके पास होना चाहिए यूपीएससी करने के लिए? अब सबका मोटिवेशन अलग अलग है यूपीएससी करने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप, जैसे आप बताएं स्टार्टिंग में, अगर सेवा भाव है, आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों से जुड़ना चाहते हैं, उनकी समस्याएं सुनना चाहते हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, तो फिर यूपीएससी में आए। एल्स मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे जॉब हैं जिसमें आपको इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ज़्यादा अपने परिवार के लिए समय मिलेगा। तो आप देख लें कि आप चाहते क्या हैं। अच्छा, उस हिसाब से इसी क्वेश्चन को अगर घुमाकर पूछें तो क्या मोटिवेशन नहीं होना चाहिए उनके अंदर? अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, है ना, आपको लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, आप अपने आप में रहना चाहते हैं, आप थोड़े से सेल्फ सेंट्रिक हैं, तो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए यह इस प्रकार का, खासकर ऑल इंडिया सर्विस वाली जो जॉब है वो नहीं बनी हुई है। जैसे बहुत लोग मनी सेंट्रिक होते हैं, उनको तो क्या उनके लिए कुछ? मैं तो बहुत क्लियर आपको बता रहा हूँ कि इस सर्विस में जितनी आप तैयारी करके आते हैं,
अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से अगर आप पढ़े हुए हैं, अगर आप किसी भी IIT, NIT या एम्स या किसी भी अच्छे प्रोफेशनल कोर्स को आपने कर रखा है, या आपने कहीं से अच्छे कॉलेज से MBA वगैरह कर रखा है और आप किसी अच्छे MNC में काम कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी जनरली किसी भी सिविल सर्वेंट के सैलरी से एट पार या ज़्यादा ही होगी, है ना। आप एक अच्छे शहर में रह रहे होंगे और वहाँ पे सुख साधन आपके पास, जो शहर के जो सुख साधन है वो ज़्यादा होंगे, तो उस को अगर आप एस्पायर ज़्यादा करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि और चीज़ें करनी चाहिए इसकी तैयारी से बच। अच्छा, तैयारी के लिए कैसे मतलब किस टाइप की चीज़ें उनको करनी चाहिए जिससे वही सफल सर्विस मतलब कि सक्सेड करें वो? देखिए, अभी तो इस एग्ज़ाम का होड़ बहुत है और काफ़ी कंपटीशन है, तो किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने में तो ऐसा है कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ लिए तो ये मुझे ज्ञान हो गया। यहाँ पे है कि आपको दूसरे से बेहतर करना है। सीट सेलेक्टेड सीट्स हैं, उसमें ही आपको सिलेक्शन लेना है। तो इसमें जो ये कट थ्रोट कंपटीशन है, तो उसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों को काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ों से कट ऑफ होकर फोकस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आप कितने भी तेज हो या आपका एकेडमिक्स अच्छा ना रहा हो या रहा हो, ये एक लौता ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि किसी का सिलेक्शन पहले अटेम्प्ट में हो जाए, किसी का सिलेक्शन तीसरे चौथे अटेम्प्ट में हो, या किसी का सिलेक्शन ना हो, लेकिन जो इस एग्ज़ाम के लिए सीरियसली तैयारी किए हैं वो मेहनत तो बिल्कुल की है। और इतना कट थ्रोट कंपटीशन है तो इसमें एक लक का भी फैक्टर है। मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को जानता हूँ जो इस सर्विसेज में नहीं आए हैं, लेकिन वो कहीं भी मेरे से कम नहीं थे। वो मेरे से ज़्यादा मेहनत की हैं, वो मेरे से ज़्यादा तेज़ हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मेहनत, वो ईमानदारी आपको इस एग्ज़ाम के लिए देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपका थोड़ा सा लक भी प्ले करता है। लक इम्पोर्टेंट है आफ्टर दैट मेहनत। तो मेहनत वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब पहले मेहनत, फिर किस्मत। थोड़ी सी किस्मत तो है। अब पता नहीं, बहुत सारे लोग मेरे इस बात से नहीं उसको मानेंगे, लेकिन मैं तो मानता हूँ, और बहुत सारे दोस्तों को मैं जानता हूँ जो मेरे मत के हैं, कि आपको मेहनत तो करनी है। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू इट। अच्छा, क्या कोई ऐसा स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस है, जैसे आपको इतने घंटे पढ़ना चाहिए, इन बुक्स को पढ़ना चाहिए, या इस तरीके से पढ़ना चाहिए तब आप सक्सीड हो सकते हैं? देखिए, जैसे ये एग्ज़ाम जो है वो 3 स्टेज पे होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो जो प्रीलिम्स है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए आपका नॉलेज बेस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। अब उसमें कुछ, जब मैं तैयारी किया करता था तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स थे जिनको पढ़ना अनिवार्य टाइप से था। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, एक राजीव वहीद की किताब आती थी स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया की, है ना। इस तरह से NCERT बहुत सारे हैं जिसको हम लोग पढ़ते थे। अब हो सकता है कि चीज़ें बदल गई हों, लेकिन कुछ किताबें थी जिनको बेसिक आपको पढ़ना है और फिर कुछ करंट अफेयर्स वगैरह आपको देखना है। तो ये प्रीलिम्स के लिए है। मेंस सब्जेक्टिव है, तो मेंस में आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। प्रीलिम्स में क्या है कि आपकी नॉलेज बेस कितना है, आप कितनी चीज़ों को जानते हैं, वो चेक हो रही है। मेंस में क्या है कि जो आप जान रहे हैं उसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं, आपकी एनालिटिकल, आपकी समझ को चेक किया जाता है, और उसको कितनी बखूबी तरीके से आप लिख पा रहे हैं, उसको आप कंप्रीहेंड कर पा रहे हैं, वो चेक किया जाता है। और इंटरव्यू है कि साक्षात्कार, वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट है कि आप किस पर्सनालिटी के हैं, आपका पर्सनल डिमीनर कैसा है, आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, इम्पॉर्टेंट इशूज़ पे आपके आउटलुक कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। इंटरव्यू को लेकर के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने 3 इंटरव्यू दे लिया, क्लियर नहीं हुआ। क्या मंत्र है इंटरव्यू क्लियर करने का? इंटरव्यू क्लियर करने का क्या मंत्र है, इस पर मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूँ। अब एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन सिविल्स का इंटरव्यू था और उसके ठीक 15 दिन बाद फॉरेस्ट का इंटरव्यू था। तो मुझे सिविल्स के इंटरव्यू में बहुत कम 128 नंबर मिले थे।
और ठीक 15 दिन के बाद मुझे 186 फॉरेस्ट में मिले। तो मुझे पता नहीं चला कि 15 दिन में मेरी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या बदलाव आ गया कि नंबर इतने आ गए हैं। तो सबसे पहला ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि एक बहुत सब्जेक्टिव है। इंटरव्यू में एक पैनलिस्ट बैठते हैं, सबका आपके पर्सनल अपीयरेंस को, आपके पर्सनालिटी को जज करना एक सब्जेक्टिव मैटर है। तो एक उसमें सब्जेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। सेकंड, मैं इसमें कहूँगा कि वो दिन जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो कैसा रहता है, आपका क्या टेम्परामेंट है, आप कितने नर्वस हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, कैसा आपका वो दिन रहा, इस पर बहुत डिपेंड करता है। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बहुत सारे जगह पे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो अब मैं टेबल के जब इस साइड बैठा हुआ हूँ तो मुझे दिखता है कि मैं देख के भी एक नो हाउ एक पिक्चर बन जाता है कि बंदा कितना कॉन्फिडेंट है, या एज ही स्टार्ट स्पीकिंग वो बोलना शुरू करता है, अपने एक बना लेते हैं कि यार ये इस नंबर के लायक है। तो इंटरव्यू के लिए क्या है कि आप जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनका ट्रांसक्रिप्ट वगैरह इंटरव्यू का आता है, उसको पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं। और जनरली इंटरव्यू आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो डैफ आप सबमिट करते हैं यूपीएससी में, उसके बेसिस पे बनता है। तो बेस्ट जो आपके हाथ में है कि आप डैफ को लेकर प्रिपेयर कर लें, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसको आप प्रिपेयर कर लें, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अच्छा, जैसे कुछ एक पहले मैं देखता था कि इंटरव्यूज़ के वो आते थे, छोटे छोटे वीडियोस आते थे जिसमें पहले पूछा जाता था कि आप कहाँ से आए हैं, उसके बाद इस स्थान से यहाँ तक की दूरी बताइए। कैसे क्वेश्चंस होते हैं अभी भी? जैसे मैं बताऊँ, मेरा एक सिविल सर्विस का इंटरव्यू में ऐसा था कि ट्रैवलिंग और फोटोग्राफी, जैसा मैं बताया कि हॉबी था, तो मेरे उसमें लिखा हुआ था। तो जो वहाँ पे पैनलिस्ट थे उन्होंने मुझसे पूछा कि ओके, सो ट्रैवलिंग इज हॉबी, सो विच ऑल प्लेसेस यू विजिटेड इन लास्ट 6 मंथ। तो मैं बड़ा अच्छा प्रिपेयर करके रखा था, तो मैंने 4-5 जगह बताई कि यहाँ गया था। तो उसमें ऐसे एक सोमनाथ टेम्पल का मैंने बताया था। तो उन्होंने सोमनाथ टेम्पल से फिर सवाल उठाए कि वहाँ पे आप गए तो वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई का एक स्टैचू है, क्या आपने देखा वो? मैंने बोला हाँ सर देखा। अब पूरा जो है वो शिफ्ट हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल पे, और फिर उनके बारे में सवाल जवाब होने लग गया। तो डेफिनेटली जैसा आप बता रहे हो कि आपके डैफ को देख के वो क्लू पॉइंट निकालते हैं, फिर उस पर वो सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। सेम पे, क्योंकि एक हिंट, मतलब जब मैं देख रहा था वीडियो तो उस पर ये कहा गया था कि अगर आपको इंटरव्यू अच्छे से क्लियर करना है तो पहले तो अपने जो CV होती है उस पर कुछ एक पॉइंट ऐसा डाले जिस पर क्वेश्चन है 100%। जैसे माई फादर, हु इज़ योर हीरो, माई फादर। अब आपके पिता के बारे में कितने ही पूछेंगे और आपसे ज़्यादा कितने ही जानेंगे। ये वाले जो चीज़ें थी, बिल्कुल, जो ये जिसको CV बोलते हैं उसको हम लोग इधर यूपीएससी की भाषा में डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं, डैफ। हाँ, तो डैफ आपको अच्छा से भरना आना चाहिए, और उससे बेस्ड क्वेश्चन, जब उनको लगता है कि आपका डैफ इंटरेस्टिंग नहीं है तब कुछ इधर उधर के सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। वो ज़्यादा मुश्किल होता होगा। ऑब्वियसली ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमेशा जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, उनका एक्सपीरियंस आपसे बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ तो रहता है। अगर आपका डैफ पे कंट्रोल है अपना, आप जैसे मान लीजिए कुछ स्पोर्ट्स है, जैसे आपने क्रिकेट लिख दिया है, तो उसमें आपकी अच्छी कंट्रोल है, आप चीज़ों को जान रहे हैं, करंट अफेयर से अवेयर हैं, बेसिक रूल्स जान रहे हैं, तो आप मैक्सिमम सवाल का जवाब दे पाएंगे। ठीक है सर, कंक्लूज़न की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो फिर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि एक एडवाइस जो आप सारे एस्पिरेंट्स को देना चाहते हैं। यू शुड ऑलवेज हैव प्लान बी। प्लान ए अगर आपका यूपीएससी करना है तो, लेकिन प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो बढ़िया है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत ही बढ़िया है। आप जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, है ना। ये एक एग्ज़ाम आपके जीवन को डिफाइन नहीं कर सकता है। आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप आके यहाँ पे सेवा दें और चीज़ों को अच्छे से करें। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो गया तो बिल्कुल हार ना माने, आपके लिए भगवान ने, ईश्वर ने कुछ अच्छा सोच रखा है। ठीक, एक एडवाइस जो युवा हैं, उभरते हुए हमारे भारत की नींव है जो, उनके लिए, जो मतलब अंडर 20 हैं एज के, उनके लिए कोई एडवाइस अगर आप देना चाहें तो? 2-3 एडवाइस है। पहला तो मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें, है ना। एक सोशल मीडिया पे जाएगा ये वीडियो। एक थोड़ा सा समय अपना, वो आजकल मैं अपने फ़ोन पे खुद भी देखता हूँ, वो स्क्रीन टाइम
दिखता है कि कितना टाइम आप स्क्रीन देख रहे हैं, तो जनरली मैं उनको कहूँगा कि थोड़ा सा स्क्रीन टाइम अपना कम करें, अगर कम है तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ पर्पस लाइफ में ढूंढें। जैसे एक जापानीज वर्ड है, अभी कुछ दिन पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था, इकागाई, है ना, बहुत अच्छी कुछ पर्पस आपके जीवन का होना चाहिए जो आपको खुशी दे, तो उस तरह का रहें और एक अच्छा ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन, एक अच्छा ह्यूमन बनने की कोशिश करें। देश के लिए कुछ सोचें, देश के लिए काम करें, क्योंकि जो अभी आप देखो जो हमारा पॉपुलेशन डिविडेंड है वो यंग पॉपुलेशन ही है और यही कंट्री को बनाएगा, तो उस दिशा में सोच सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा हमको शशि कुमार जी से बात करके, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत ही अच्छा लगा। और आज का हमारा पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम और भी बहुत बार जुड़ेंगे इनसे और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को ठिया छत्तीसगढ़।